नमस्कार। राज शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा है लाख की चूड़ियाँ का कि लेखक 8-10 सालों के बाद जब वो वापस अपने मामा के गांव जाते हैं तो लगभग बदलू को भूल से जाते हैं, लेकिन अन्यासा उनकी ममेरी बहन जब गिर जाती है और हाथ में कांच की चूड़ी चुभ जाती है तो फिर से बदलू याद आ जाता है। लेखक अपनी बहन का मरहम पट्टी करने के बाद बदलू से मिलने जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब लेखक बदलू से मिलने जाते हैं तो बदलू लेखक को नहीं पहचान पाता है, क्योंकि 8-10 सालों के बाद लेखक बड़े हो गए हैं और उनमें काफ़ी बदलाव हो गया है। लेकिन बदलू ज्यों का त्यों है, लेकिन उसका भी शरीर थोड़ा जीर्ण शीर्ण हो गया है, उसका काम बंद हो गया है। उसके बगल में रखा हुआ मचिया हुक्का अब कहीं नहीं दिख रहा है और वो भट्ठी भी बंद हो गया है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। बदलू लेखक को पहचानने के बाद जब इन्हें लेखक के लिए आम अपनी बेटी रज्जू से मंगवाता है तो लेखक मना करते हैं, कहते हैं कि मैं इस वर्ष बहुत आम खाया हूँ। इसके आगे से हम लोग पढ़ते हैं। लेखक कहते हैं, नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना खाए आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। लेखक को ये बात याद आ गया कि जब वो 8-10 साल पहले बदलू के पास आया करता था तो बदलू कैसे एकदम ताज़ी मलाई, क्योंकि उस समय बदलू के पास अपनी गाय थी और वो ताज़ी मलाई लेखक के लिए रखा करता था। अन्यासा ही जब वो आम की बात छिड़ती है तो लेखक को भी वो मलाई वाली बात याद आ जाती है और तब लेखक गाय के विषय में भी पूछता है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सा आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। लेखक जैसे ही बदलू से जब गाय के बारे में पूछते हैं तो बहुत एकदम टूटे हुए आवाज़ में बदलू कहता है, गाय कहाँ है लल्ला। यानी अब जीविका चलाना खुद का तो मुश्किल हो गया है बदलू का, वो गाय के लिए चारा कहाँ से लाता है। इसीलिए 2 साल पहले ही वो अपनी गाय को भी बेच दिया है। और इसके तुरंत ही बाद बदलू की बेटी रज्जो लेखक के लिए आम का डलिया, एक डलिया आम लेकर आती है। बच्चों, डलिया आप लोगों के लिए नया शब्द होगा। डलिया ये एक तरह की टोकरी होती है जो बाँस से बनी हुई होती है। कहीं कहीं ये सूती रस्सियों से भी बनी होती है, लेकिन बदलू के पास जो डलिया है वो बाँस की बनी हुई डलिया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। तब लेखक कहता है बदलू को, काका मैं इतना आम नहीं खा पाऊँगा, मैं इतना कैसे खा सकता हूँ। इसके आगे देखते हैं कि लेखक ने आम कितना खाया है, आगे जानते हैं। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। जैसे ही लेखक आम खाने से इनकार करते हैं तो बदलू लेखक को एकदम अपनापन भाव से कहता है हंसते हुए, हाँ हाँ, तुम लोग इतने आम कैसे खा पाओगे लल्ला, तुम लोग शहरी हो ना। शहर के लोग तो इक्का दुक्का रोटियां, इक्का दुक्का आम, थोड़े से खाना में ही पेट भर लेते हैं, इसीलिए तुम भी इतना सारा आम नहीं खा सकते। मैं जब तुम्हारी उम्र का था, मतलब मैं जब तुम्हारे उम्र में था, तो इससे 4 गुना आम एक बार में खा जाता था। आम एक बखत, बखत एकदम क्षेत्रीय भाषा है। अगर हम लोग इसको बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, समय को बखत बोलते हैं, वैसे हम लोग इसे वक्त बोलते हैं या समय बोलते हैं, लेकिन ये बदलू ग्रामीण परिवेश का है, गांव का है, इसीलिए वक्त नहीं बोलकर, समय नहीं बोलकर बखत बोलता है। वो बोलता है, तब लेखक बोलते हैं बदलू को कि आप लोगों की बात कुछ और है, मैं इतना आम नहीं खा सकता। इसके बाद बदलू अपनी बेटी
को कहता है कि लल्ला को 4-5 आम छाँट कर दो, अच्छे वाले आम देना, ये नहीं कि कोई भी उठा के दे दो, ऐसा नहीं है। 4-5 आम छाँट कर देना, और वो भी विशेष प्रकार का आम छाँट के देने के लिए बदलू कहता है वो आम सिंदूरी आम है, जो इस वर्ष पहला फसल लगा है। आम के पेड़ में, बदलू के आम के पेड़ में पहला फसल लगा है ये सिंदूरी आम का, और वो लल्ला को छाँट के देने के लिए कहता है बदलू। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। रज्जो जैसे ही उस डलिया से 4-5 आम अपने अंजलि में, बच्चों ये अंजलि नया शब्द है, हम लोग इसे हर दिन सुनते हैं, हमारे कक्षा में नाम भी होगा। ये अंजलि जो है, अंजलि नाम आपने सुना होगा। ये अंजलि और अंजुली एक ही चीज़ है। आप जब दोनों हथेलियों को सटाकर, अगर आपके पास कोई बर्तन ना हो, आप पानी पीने जाते हो चापाकल पे या नल पे, और दोनों हथेलियों को मिलाकर जब पानी पीते हैं तो उसे ही हम लोग अंजलि कहते हैं अंजलि में भरकर पानी पी लो, तो उसे ही अंजलि कहते हैं। ये अंजलि ही अंजलि है। हमारे कक्षा में भी, तो आपके साथ भी आपकी मित्र भी होंगी अंजलि, तो ये अंजलि और अंजुली एक ही शब्द है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि अंजलि क्या है और अंजलि क्या है। जैसे ही रज्जो अपने अंजलि में भरकर 4-5 आम लेकर लेखक की तरफ बढ़ाती है कि लेखक का ध्यान रज्जो के गोरी गोरी कलाइयों पर चला जाता है, और वो लेखक देखते हैं कि रज्जो के गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ ही सजी हुई है, जो गोरी कलाइयों पे बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर ही खिल रहा है, फब रहा है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनवाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। बदलू लेखक की मनोदशा को भांप लेता है, समझ जाता है कि लेखक रज्जो की गोरी कलाइयों को ही देख रहे हैं, और वो कलाई पे जड़ी हुई लाख की चूड़ियों को ही लेखक देख रहे हैं। इसीलिए वो सफाई देते हुए बदलू कहता है कि आखिरी चूड़ी लाख की मैंने यही बनाई, और ये भी जमींदार साहब की बेटी की शादी के लिए मैंने बनाया था। लेकिन जमींदार साहब ये लाख की चूड़ी का कीमत सिर्फ और सिर्फ 10 आने दे रहे थे, जिसे मैं 10 आने लेकर अपनी इस मेहनत को, इस लाख की चूड़ी को देना मुनासिब नहीं समझा। इसीलिए मैंने जमींदार साहब को ये कहकर मना कर दिया कि आप लाख की चूड़ियाँ शहर से खरीद कर ले आए, मैं ये जोड़ा नहीं दूंगा। बच्चों जोड़ा मतलब आप समझ रहे होंगे, जोड़ा 2 को कहते हैं। जोड़ा मतलब 2 होता है। जैसे हम लोग कहते हैं एक जोड़ी जूता मतलब 2 जूता, एक जोड़ी आँखें मतलब 2 आँखें। तो आप जोड़ा मतलब समझ गए होंगे कि 2 जब एक साथ होता है, एक जैसा होता है, तो हम लोग उसे एक जोड़ी कहते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। मैंने आम ले लिया और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। लेखक रज्जो से आम लेकर खाकर कुछ देर के बाद वो अपने मामा के घर चले आते हैं। लेखक को इस बात की बहुत खुशी है कि बदलू अपने बुरे से बुरे वक्त में भी, उसकी आर्थिक स्थिति चाहे जो हो, उसे अपने जानवर बेचने पड़ गए, उसका व्यवसाय बंद हो गया, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माना। परिस्थिति के आगे वो घुटना नहीं टेका। वो लाख की चूड़ियों के बदले वो कांच की चूड़ियाँ बनाना नहीं चुना। तो इससे पता चलता है कि बदलू असाधारण व्यक्तित्व का मनुष्य था। वो साधारण नहीं था कि छोटी सी बातों से वो हार मानकर अपना पेशा बदल ले, अपना पुश्तैनी काम छोड़ दे। तो बच्चों, बदलू बहुत दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। ये कहानी पढ़कर आप लोगों को कैसा लगा, और
मुझे लगता है कि आप लोग इसे बहुत ध्यान से सुन रहे थे, बहुत अच्छे से आप समझे होंगे। तो बच्चों, मैं इससे जुड़ी हुई कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोगों से पूछती हूँ। आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे सही जवाब देंगे, इन प्रश्नों का सही जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल तो मैं ये करती हूँ कि लाह की चूड़ियाँ कहानी के लेखक कौन हैं? बच्चों, आप सभी को याद होगा, मैं कई बार बताई हूँ कि लाह की चूड़ियाँ कहानी किसने लिखा है। जी, लाह की चूड़ियाँ कहानी के लेखक आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है, नहीं याद आ रहा है, तो मैं अभी बता देती हूँ, कामता नाथ जी हैं। बदलू कौन सी चूड़ियाँ बनाता था बच्चों? लाख की चूड़ियाँ। वेरी गुड, बहुत सुंदर जवाब। लेखक के आने पर बदलू बैठने के लिए क्या देता था? याद है? मचियां। बदलू ने जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर लाख की चूड़ियां क्यों नहीं दिया? क्योंकि जमींदार साहब लाख की चूड़ियों की कीमत 10 आने दे रहे थे। बिल्कुल सही जवाब। आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से कहानी को सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा। तो ये तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। ये कठिन जो भी शब्द आए हैं, इसे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका कठिन शब्द आया था पुश्तैनी। पुश्तैनी, जिसके बारे में हम लोगों ने समझा था कि जो पुश्तों से चला आ रहा है, जैसे हमारे पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी जिस काम को करते आ रहे हैं। पुश्तैनी मतलब हम विरासत भी कह सकते हैं इसे पुश्तैनी को हम विरासत भी कह सकते हैं। तो बदलू का जो काम था पुश्तैनी काम था, ये इसे विरासत में मिला था। ये अपना रोजगार नया शुरू नहीं किया था। और मनिहार, बदलू किस जाति का था? बदलू मनिहार जाति का था। और मनिहार जाति के विषय में हम लोगों ने बात किया था कि मनिहार एक जाति है जिसका काम होता है चूड़ी बनाने का, चूड़ी पहनाने का और चूड़ी बेचने का। ये अभी भी ग्रामीण इलाकों में ये जाति पाई जाती है, लेकिन शहर में जातिगत बातें नहीं होती है, इसीलिए हम लोगों को ज्ञात नहीं होता है कि कौन किस जाति का है। अब हम लोग हुक्का की भी बात किए थे, जो बहुत बच्चों के द्वारा बताया गया था कि मैं हुक्का नहीं जानता हूँ। लेकिन हम लोग ये भी बात किए थे कि हुक्का सही नहीं है, क्योंकि हुक्का से नशा किया जाता है। और ये अब बिहार और उत्तर प्रदेश में हुक्का का रिवाज खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी हुक्का हरियाणा जैसे राज्य में काफ़ी देखा जाता है। व्यापक पैमाने पे वहाँ के युवा या वहाँ के पुरुष इसका इस्तेमाल करते हैं। कामता नाथ जी लाख की चूड़ी के माध्यम से एक खास बात पे भी हम लोगों का ध्यान खींचे हैं। क्या आप लोगों ने गौर किया? नहीं। अगर आप लोगों ने गौर नहीं किया तो मैं बताती हूँ कि कामता नाथ जी अपने इस कहानी के माध्यम से, लाख की चूड़ियाँ कहानी के माध्यम से, उन्होंने ये बताया है कि हम लोग शहरी हो गए हैं, हम लोग अति आधुनिक हो गए हैं, हम लोग चूड़ियाँ पहनना बंद कर दिए हैं, या चूड़ी के नाम पे हम लोग धातु पहनने लगे हैं, या चूड़ी के नाम पे हम लोग कुछ धागे बांधने लगे हैं, कुछ से कुछ करने लगे हैं। लेकिन हम लोग जो हमारा पारंपरिक है, जैसे लाख की चूड़ियाँ जिसे हम बहुत शुभ माना करते थे, वो लाख की चूड़ियों को हम लोग छोड़ते जा रहे हैं। ये लाख की चूड़ियाँ छोड़ने का 2 कारण है। एक तो इसे बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए इसका लागत बहुत ज़्यादा आता है। और ये लाख जो है प्राकृतिक रूप से मिलता है, इसे हम कृत्रिम माध्यम से बना नहीं सकते हैं। लाख के कीट जो होते हैं, जिनको अंग्रेजी में कैरिया लैकी कहा जाता है, ये कैरिया लैकी जो कीट है, इसके शरीर से ही ये लार निकलता है। बच्चों, अब लार का मतलब आप समझ रहे होंगे। कई बार हम लोग नींद में होते हैं, अचानक से अगर नींद आ जाती है, नींद में होते हैं और मुंह खुला रह जाता है, तो हमारे मुंह से पानी जैसा, थूक जैसा निकलता रहता है। और अचानक से कोई जगा दे तो हम लोग हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि वो लार हम लोग के कपड़े पे या तकिए पे या आसपास में गिरा रहता है, तो हम लोग हड़बड़ा से जाते हैं। तो उसी तरह से लाख के कीट के शरीर से भी वो लार निकलता रहता है, और उसी के जमा होते रहने से ये लाख का
निर्माण होता है। तो ये लाख प्राकृतिक है, इस लाख को हम लोग नहीं बना सकते हैं और ये लाख सभी पेड़ पे नहीं मिलते हैं। ये खास किस्म के पेड़ हैं, जैसे बेर, कुसुम, पलास, बेल, ये सारे पेड़ों पे आप देखेंगे तो लाख जमा रहता है। इसे कुटिल उद्योग के रूप में लोग इकट्ठा करते हैं। ये लाख को चाकू से या किसी नुकीले चीज़ों से कुरेद कुरेद कर इसे इकट्ठा किया जाता है और फिर ये मनिहार लोग जो होते हैं, मनिहार जाति के जो लोग होते हैं, वो लाख उनसे ले लेते हैं और ये लाख को फिर पिघला कर, जैसे हम लोग शुरू में पढ़े हैं अध्याय के शुरुआत में पढ़े हैं कि लाख को बदलू गर्म करता है और उसके बाद उसे चौखट पे रखकर ठंडा करने के बाद इसे सलाखों में ढालता है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि लाख कैसे मिलता है और लाख की चूड़ियाँ क्यों इतनी कीमती है। तो लाख प्राकृतिक है और इसके संसाधन कम हैं, इसीलिए ये कीमती है, जिस कारण इससे बनने वाली चूड़ियाँ भी बहुत कीमती है। बदलू अपनी गाय को क्यों बेच दिया? अगर गाय होता तो उसकी जीविका चलती। लेकिन बच्चों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बदलू के पास खुद के खाने के लिए पैसे नहीं थे, खुद की आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी, तो वो अपनी गाय को चारा कहाँ से ला कर देता? चारा भी तो खरीदना पड़ता है, क्योंकि बदलू खेती बाड़ी नहीं करता है। खेती बाड़ी करने वाले जो किसान होते हैं उनके पास तो पुआल होता है, चारा होता है, वो चारा दे सकते हैं। लेकिन बदलू तो चूड़ी बनाने का काम करता है, तो उसके पास तो उसके जानवर के लिए भी चारा नहीं था। इसलिए बदलू को अपने गाय को भूखे मारने से ज़्यादा अच्छा था कि वो अपनी गाय को बेच दे। इसलिए बदलू अपनी गाय को बेच देता है। इसके सिवा उसके पास दूसरा कोई उपाय नहीं था। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बदलू को गाय क्यों बेचनी पड़ी। बच्चों, सिंदूरी आम, आपने सही पूछा, सिंदूरी आम क्या होता है? ये जिस तरह आम के आप लोगों ने खूब सुना होगा, मालदा आम का नाम, लंगड़ा आम का नाम, तो उसी तरह सिंदूरी भी एक आम का प्रकार है। आम के एक किस्म का नाम है सिंदूरी। आप लोगों ने देखा भी होगा और खाया भी होगा। ये अलग बात है कि आप उसका नाम नहीं जानते हैं, तो आपके लिए सिर्फ वो आम है। इसीलिए आपको ये नहीं पता चला कि कौन सा आम मालदा है और कौन सा सिंदूरी है, कौन सा लंगड़ा है, ये सब आपको पता नहीं चला। लेकिन ये सिंदूरी आम का एक किस्म है। तो बच्चों, आज का ये अध्याय लाख की चूड़ियाँ का प्रश्न उत्तर भी आप लोगों को समझा दिया गया है। लेकिन आप लोगों को गृह कार्य में दीर्घ उत्तर ये प्रश्न दिया गया है, जिसे आप स्वयं बना के लाएंगे। धन्यवाद बच्चों, अगले कक्षा में मैं मिलती हूँ।